Yes, students. Today we are going to start demerits of LPG policies. मेरिट्स मैंने करवा दिए थे आपको इसके. आज हम डीमेरिट्स करते हैं. ठीक है. अब देखो, ऑब्वियस है, सब चीज़ों के मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों होते हैं. तो एलपीजी के भी कुछ डीमेरिट्स रहे हैं, कुछ जो वर्स्ट इम्पैक्ट इसका आया था हमारी इंडियन इकोनॉमी पे. ठीक है. तो आज हमने वो डिस्कस करने हैं. अरे फर्स्ट देखो, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एज़ यू ऑल नो कि जो देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, इसके जो पहले का पीरियड था आपका जो 1951 का था, उसमें हमारा मेन फोकस था ऑन एग्रीकल्चर. बट ये जो पीरियड था इसमें हमारा जो मेन फंक्शन था या फिर जो मेन फोकस था हमारा, वो किस पे था? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे था. तो जिसकी वजह से जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कम्प्लीटली निगलेक्ट हो रहा था. जैसे आप देखो, एलपीजी तीनों ही डिपेंड कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उन पे फोकस कर रहे थे. चाहे आप लिबरलाइजेशन देखो. लिबरलाइजेशन मीन्स कि हमने इजी लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर देनी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. क्लियर. प्राइवेटाइजेशन की इंडस्ट्रीज़ को हमने प्राइवेटाइज करना था. और ग्लोबलाइजेशन की जो भी इंडस्ट्रीज़ का हमारा सामान बनेगा वो क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे. ठीक है. तो मेन फोकस इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रखा गया, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी निगलेक्ट किया गया. और उस टाइम पे जो इसका जो ग्रोथ थी, ठीक है ना, वो 2 to 3% पर एनम जो है वो लो हो चुकी थी एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी. क्योंकि देखो, ज़्यादा जो अगर इंडिया में हम आज भी देखें तो ज़्यादा जो हमारा सेक्टर वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे. तो इसी वजह से इसमें क्या है, वाइडनिंग गल्फ, मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया था बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि देखो, अर्बन इकोनॉमीज़ में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो गई थी, बट रूरल एरियाज़ में नहीं. अभी भी आप यही चीज़ देखते होगे कि अर्बन एरियाज़ ही जनरली होते हैं जिनमें इंडस्ट्रीज़ कोई ना कोई सेटअप होती है और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है. ठीक है. और रूरल एरियाज़ में कोई भी आपकी इंडस्ट्रीज़ या एमएनसीज़ आपने नहीं सुनी होगी कि किसी भी रूरल एरिया में. तो ये क्या है, एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है बिटवीन अर्बन एंड रूरल. तो इससे आपकी जो ऑब्वियस है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा लोग किस पे डिपेंड कर रहे थे अपनी अर्निंग्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे. तो उसकी वजह से जो पॉवर्टी है वो क्या है, ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका लोअर हो रहा था. क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ अर्बन एरियाज़ में सेट हो रही थी, रूरल एरियाज़ के पर्सन भी क्या कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ में जाके वर्क कर रहे थे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका बहुत लो आ रहा था. और जो एफिशिएंट नहीं थे वर्क करने के, तो इंडस्ट्रीज़ में भी, तो वो क्या है, वो क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड ही रह गए. तो इसकी वजह से जो आपकी पॉवर्टी है वो काफ़ी स्प्रेड हुई. ठीक है. तो अल्टीमेटली जो देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर स्लो होता है ना, तो उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्ट वे से या चाहे डायरेक्टली वे से बोल दो कि उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे पड़ता ही पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड करती है. क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में अगर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होनी है वो विदाउट आपके रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो नहीं सकती. और रॉ मटेरियल किसने देना? एग्रीकल्चर सेक्टर ने देना है. लेबर सप्लाई किसने करनी है? एग्रीकल्चर सेक्टर ने करनी है. क्लियर. और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका मेन सोर्स होता है डिमांड का. ठीक है. जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को खरीदता है, लाइक मशीनरी होगी, जो भी ट्रैक्टर्स या थ्रेशर्स होगी. ठीक है. तो ये मशीनरीज़ को कौन परचेज़ करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर. बट वही देखा जाए, एलपीजी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आ गया, नेग्लेक्ट आ गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आपकी बहुत वास्ट पोजीशन पे, मतलब बहुत अच्छे नहीं हो सकी. क्लियर. देन देखो बच्चे, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस. अब वही सेम फर्स्ट पॉइंट के साथ ही रिलेट कर रहा है कि इसमें क्या था कि जो भी एलपीजी लेके आए, तो उसमें एमएनसीज़ की बात की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी. तो उनको हम जनरली कहाँ सेटअप करते थे? अर्बन एरियाज़ में. ठीक है. रूरल एरियाज़ में बिल्कुल वो सेटअप नहीं होती थी. तो एमएनसीज़ बिग होती हैं जैसे, तो अर्बन एरियाज़ में ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सही रहती है, ताकि वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर सके. ठीक है. तो जिसकी वजह से जो अर्बन और रूरल एरिया का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया था. तो इससे इकोनॉमिकल डिफरेंस भी आया और सोशल डिस्टेंस भी आया. जैसे देखो, यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ कि इकोनॉमिक, देखो ड्यूअलिज्म क्या होता है कि रेफर्स टू डिसइंटीग्रेशन. ठीक है. रेफर्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर. क्योंकि देखो, अब मॉडर्न सेक्टर हो गया मतलब एमएनसी है. अगर अर्बन एरियाज़ में एमएनसी आ गई, इट मीन्स टेक्नोलॉजीज़ कहाँ आ गई?
अर्बन एरियाज़ में। तो रूरल जो एरिया है आपका क्या रह गया, ट्रेडिशनल वे में रह गया, उसकी इकोनॉमी ट्रेडिशनल होगी, और जो अर्बन एरियाज़ है उसकी इकोनॉमी क्या बन गई, मॉडर्न बन गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये आ गया आपका इकोनॉमिकल ड्यूअलिज्म, जो उनमें डिफरेंस आया। देन बच्चे सोशल ड्यूअलिज्म। अब देखो सोशल ड्यूअलिज्म क्या होगा। सोशल ड्यूअलिज्म मतलब कि सोसाइटी में कि आपके पास है क्या, आप सोशल स्टेटस अपना रख रहे हो और क्या नहीं रख रहे हो। तो ऑब्वियस है कि अगर अर्बन एरियाज़ में एमएनसीज हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उन चीज़ों को, उन टेक्निक्स को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं है। तो उनका जो सोशल स्टेटस है अर्बन एरिया का, वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। अगर देखो हम आज भी देखें तो हमारा समटाइम्स जो अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी सोशल ड्यूअलिज्म या फिर उनकी सोशल स्टेटस ऐसा बन चुका है कि अगर आप उनको बोलोगे कि आप रूरल एरिया में जाकर रहो तो वो कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो यही होता है आपका सोशल ड्यूअलिज्म। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, आपके पास आता है इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल पीरियड हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में हमारा कि किसी के ऊपर राज करना। ठीक है, तो उस 200 साल जो पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म ने ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, राज किया था हम पर। बट अब क्या था, अब जनरली एमएनसीज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर राज कर रही थी, क्योंकि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल वे में काम करती है। जैसे आप टाटा की एग्जांपल ले लो या विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो। अब डोमेस्टिकली भी बहुत सी जो आईटी सेक्टर्स होंगे, बट मेन किसका वर्क चलता है, विप्रो एंड इन्फोसिस का। क्यों? क्योंकि वो एमएनसीज हैं। उस जो दूसरी जो नॉर्मल लोअर लेवल पर आईटी सेक्टर होगा, या जो जैसे अब टाटा की एग्जांपल ले लो, जो लोअर लेवल पर इंडस्ट्रीज़ होंगी वो उसके साथ ज़्यादा compete नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, जो एमएनसीज़ हैं, अब हमें एमएनसीज़ के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था, और एमएनसीज़ बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियन मार्केट को। क्लियर? क्योंकि जो एमएनसीज़ के हैं ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहती थी, प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा होती थी, कॉस्ट कम लगती थी, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं वो क्या है, इजी रेट्स पे मिलती थी। अब जैसे अब चाइना की एग्जांपल ले लो, लाइक ज़्यादातर जो इंडिया में चाइनीज़ मोबाइल या फिर जापानीज़ मोबाइल सेल होते हैं। ठीक है, या फिर जो ऐप्स अब जैसे 59 ऐप जो है उन्होंने की हैं, बंद की हैं। ठीक है, तो वो कौन सी ऐप थी, वो चाइनीज़ ऐप थी। तो अगर टेक्नोलॉजी देखो, वहाँ की उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो उनको इन चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें इंपोर्ट ही कर रहे थे। ठीक है, डोमेस्टिकली हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे, डोमेस्टिकली हम चीज़ें ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो एमएनसीज़ ही हमें क्या कर रही थी, हमारी इंडियन मार्केट को एक्सप्लॉइट करती हैं जब एलपीजी आया तो। क्लियर? देन आप बच्चे, आपका स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। कंज्यूमरिज्म का मतलब कि लोग अननेसेसरी क्या है, चीज़ों को ख़रीदने लगे थे, कंज्यूम चीज़ों को ज़्यादा करने लगे थे। क्लियर? क्यों? क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ़ ब्रांड्स जो है मार्केट में आ गए थे, तो और हमारा जो सोशल स्टेटस या हमारी सोसाइटी ही वैसी हो गई थी, क्योंकि इंडियन ने क्या स्टार्ट कर दिया था, अब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जितने भी लग्जरी, क्योंकि आज के टाइम पे भी देखें, हम यही मान के चलते हैं कि कोई भी अगर चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आई है रिलेटेड तो, अगर चाहे मोबाइल फ़ोन ही ले लो, कोई भी न्यू फ़ोन आया है तो हमें होता है कि वो चीज़ हमारे पास हो। ठीक है, या कोई भी न्यू ब्रांड की कार आई है या कुछ भी है, तो हमारी जो अब कह सकते हो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होगी कि हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए, हमारे पास ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो बेसिकली हम हाउस होल्ड से कन्वर्ट हो गए थे कंज्यूमर की तरफ। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे लिए नेसेसरी हैं सिर्फ हम वो परचेज़ करते हैं अपनी लिविंग के लिए। बट अब हम हाउस होल्ड से कंज्यूमर की तरफ कन्वर्ट हो गए। कंज्यूमर मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए बस हमें वो उसको कंज्यूम करना, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो। ठीक है, तो इस केसेस में ये चीज़ भी होगी थी, और आज भी होती हैं ये चीज़ें, कि हम बोरोइंग्स करके अपनी जो सोसाइटी की नीड को, मतलब नॉट सोसाइटी, मतलब अपनी खुद की नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं विद द बोरोइंग्स। ठीक है, तो यही मेन जो कंसेप्ट आया जब एलपीजी आ गया था, क्योंकि
कंपटीशन बहुत आ गया था मार्केट में, नंबर ऑफ़ ब्रांड्स की हमें चीज़ें मिल रही थी, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए थे। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि अननेसेसरी अपनी मनी को खर्च करते रहना, ठीक है। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल, कंज्यूमर को सोच समझ कर अपने पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। बट स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कि वो अननेसेसरी बिना सोचे समझे अपने पैसों को क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। क्लियर। तो ये आपका पॉइंट था कंज्यूमरिज्म का। देन आगे आपके पास लॉप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। ये पॉइंट भी बच्चे जो आपने फर्स्ट पॉइंट किया है सेम वैसा ही है कि जो आपकी ग्रोथ हुई, नो डाउट ग्रोथ हुई, बट वो जो ग्रोथ थी वो लॉप साइडेड थी, मतलब वन साइडेड थी। यहाँ पर सिर्फ फोकस किया गया आईटी सेक्टर को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मतलब बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया। और बेसिकली एलपीजी में क्योंकि ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन था तो ज़्यादा एमएनसीज आई, आईटी सेक्टर ज़्यादा आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी जो प्रोसेस है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसको क्या किया गया, ओवर शेडोइंग किया गया। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, नो डाउट बढ़ा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था। जो आपका टर्शरी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उस पर ग्रोथ प्रोसेस ज़्यादा रहा था, ठीक है। तो देखो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको शिफ्ट होना पड़ा किसकी कौन सी प्रोडक्शन करने के लिए, कैश क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए। कैश क्रॉप्स होती हैं मतलब जो लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। लोअर क्वालिटी की क्रॉप्स उनको प्रोड्यूस करने पड़ रहे थे ताकि उनको कॉस्ट कम लगे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, क्लियर, फॉरेन मार्केट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जिससे क्या है, जो शॉर्टफॉल होगी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन, तो ऑब्वियस है इससे शॉर्टफॉल आएगी आपकी, क्लियर। और जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा इवन फूड ग्रेन्स। पहले स्टार्टिंग में एलपीजी में क्या था कि हम अपने फूड ग्रेन्स को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट जैसे जैसे हमने इसका इम्पैक्ट देखा तो इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ नहीं था, इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर की तरफ था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कम जा रहा था, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई में शॉर्टफॉल होगी, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और हमें क्या करना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन के होते हुए भी गुड्स को, फूड ग्रेन्स को क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब rising prices of food products towards the end of 2009 should serve as a wake-up call to the fact that LPG policies are almost neglecting, क्लियर। अब देखो उसमें क्या कि इसकी वजह से देखो 2009 में क्या हुआ था कि फूड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे डोमेस्टिक कंट्री में बहुत ज़्यादा राइज हो गए थे, क्लियर। तो जो एलपीजी है, एलपीजी ने क्या किया, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया किसको, फार्मिंग सेक्टर को। देन देखो बच्चे कल्चरल इरोजन, कल्चरल इरोजन भी सेम पॉइंट है कि हम अपने कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन आने से हमारा कल्चर, इंडियन का जो इंडियन सोसाइटी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी हैज़ टेकन अ लीड ओवर ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी मतलब इकोनॉमिकली नो डाउट हम स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, पैसा लोगों के पास आ रहा था, तो उससे क्या है उनका जो कंप्लीट लाइफस्टाइल है, जो पैरामीटर है वो ही क्या हो गया, चेंज हो गया। क्योंकि उस टाइम पे फिर सब क्या चाहते थे, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फैमिली। अब जैसे पहले का इंडियन का कल्चर्स क्या था कि सोसाइटी, हम फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, जैसा होता था, जैसे हमारी कंडीशंस होती थी उसी अकॉर्डिंग हम अपने खर्चे करते थे, उसी अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करते थे। बट वेस्टर्न कल्चर आने से हमारे अंदर सब लोगों को क्या हुआ कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है और उससे अपनी नीड्स को पूरा करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन फोकस हमारा हो गया था सेल्फ नीड की तरफ हो गया था, ना कि फैमिली नीड की तरफ। जैसे लॉयल्टी है वो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था, ठीक है। लॉयल्टी, अपनी फैमिली की तरफ लॉयल्टी, अपनी सोसाइटी की तरफ लॉयल्टी, तो ये सब कुछ हमारा जो कल्चर क्या है वो ख़त्म हो चुका था। अब हम सोसाइटी से हटकर अब हम मटीरियलिज़म की तरफ आ गए, मतलब गुड्स की तरफ आ गए, चीज़ों की तरफ आ गए कि कोई भी अगर चीज़ है वो हमें खुश कर सकती है, ठीक है। ये अब हमारी जैसे थिंकिंग हो गई है, क्लियर। तो वी आर नाउ मटीरियलिज़म नॉट सोशलिज़म,
क्लियर। ओके बच्चे, तो ये आपके डीमेरिट्स थे। देन आपका आता है विच वे टू गो, कि अब हमें किस रास्ते पे मतलब जाना है। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट वो बोलना चाहते हैं कि एलपीजी हमारे लिए सही थी या एलपीजी हमारे लिए गलत रही है। तो और अनडाउटेडली बच्चे आपने इसका आंसर यस में ही देना है कि ऑब्वियसली एलपीजी हमारे लिए बेस्ट रही है। देखो क्यों, क्योंकि अगर एलपीजी ना होती तो अगेन हमारे ऊपर वही सेम कंसेप्ट आ जाना था, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल आ जाने थे। क्यों, क्योंकि देखो ज़्यादा सेक्टर कौन सा था, पब्लिक सेक्टर था, और फिजिकल डेफिशिएट हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जिसकी वजह से हमें बोरोइंग्स करनी पड़ रही थी। और अनडाउटेडली बोरोइंग्स हम कहाँ से करेंगे, अदर कंट्री से करेंगे। तो अगर किसी कंट्री की बोरोइंग्स हम पर अगर ज़्यादा हो जाएगी और हम उसको पे बैक नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उस कंट्री का रूल किस पर चलेगा, फिर हम पर चलेगा। ठीक है, तो और उसी से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, और अल्टीमेटली फिर वो पैसा वो किससे चार्ज कर रहे थे, लोगों से चार्ज कर रहे थे, मतलब हर एक चीज़ के रेट को बढ़ा दे रहे थे। ठीक है, तो जिससे क्या था, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लेवल पर हो गया था। तो और अनडाउटेडली वो क्या है, हमारी इकोनॉमी को डाउन ही कर रहा था, इकोनॉमी को हाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एलपीजी की फिर हमें नीड ऑब्वियसली थी, बट ये सब सिर्फ हमने ये देखना है इस पॉइंट पे कि एलपीजी हमें यूज़ करनी है, बट विद द सम प्रिकॉशंस। ठीक है, कि हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें, और जिससे क्या है, जो आपके डीमेरिट्स हैं वो कुछ हद तक कम हो सके। जैसे देखो, अगर इंटरनेशनल मार्केट है तो जो हमें क्या है, उनके आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए, मतलब उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए। अगर वो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी वो टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। नो डाउट पहले हमें लगेगा कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, बट व्हेन वी एंटर्ड इन द कंपटीशन, प्रॉपर कंपटीशन में आप एंटर हो जाओगे, तब स्लोली वो आपकी कॉस्ट को क्या कर देगी, कवर कर देगी। ठीक है, तो हमें बिग कॉम्पिटिटर्स के आगे, बिग प्लेयर्स के आगे इंटरनेशनल मार्केट में सरेंडर नहीं करना, उनके साथ कम्पीट करना है। We must see to it that we do not compromise with economic interest of our domestic producers while allowing a free access to the foreign investors in the Indian market. हमने ये भी ध्यान देखना है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट ना करने दें। ठीक है, ऑन द लिमिटेड बेसिस, कि वो एक लिमिटेड बेस पर फॉरेन इन्वेस्टर क्या है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। क्लियर, मतलब उनको भी प्रॉफिट्स जनरेट होते रहे। अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा किसके पास जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमने देखनी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो कितनी हद तक इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। We must see to it that we do not become economically subservient to multinational, मतलब हमने ये भी देखना कि एमएनसी के हमने एज अ सर्वेंट काम नहीं करना, एमएनसी के हमने एज अ कॉम्पिटिटर वर्क करना है एमएनसीज के साथ इकोनॉमिकली। क्लियर, we must be in a position to channelize FDI more into areas of infrastructure rather than retail trade. अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा है कि अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज़, ठीक है, उनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया था, गल्फ आ गया था। तो एफडीआई को हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी किस तरफ होनी चाहिए, एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारी होनी चाहिए, ना कि रिटेल ट्रेडिंग में। मतलब ये नहीं कि किसी भी अर्बन एरिया में KFCs ओपन कर दिए या डोमिनोज ओपन कर दिए, कोई भी फास्ट फूड ओपन कर दिया, या कोई भी रिटेल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा हम फोकस ना करें, रादर देन हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें। क्लियर, तो दिस इज़ योर चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये चैप्टर बच्चे आपका फिनिश हो गया है। क्लियर, इसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो हम ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू बच्चे।